नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज पर। दोस्तों, ये कहानी चल रही है ये बंधन अब न छूटेगा और उसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 5वां पार्ट है और ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है ये चौथे पार्ट का लास्ट पेज था। तो इस लास्ट पेज में दीनू काका पार्वती जी के बारे में बताते हैं उषा को कि पार्वती में क्या क्या खूबी थी। तो चलिए जानते हैं पार्वती जी की खूबियों के बारे में दीनू काका से और भी आगे कुछ। दीनू काका बताने लगे, बेटी मेरे लिए तो वो किसी भगवान से कम नहीं थी। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे। 2 साल बाद मेरी पत्नी शीला गर्भवती हुई। उस समय शीला गांव में और मैं यहाँ काम करता था। शीला को चेकअप करवाने के लिए यहाँ डॉक्टर के पास लेकर आता था। उस समय पार्वती बीबी जी मुझे महीने में 3 छुट्टियाँ एक्स्ट्रा दे दिया करती थी और मुझे घर भेज दिया करती थी। 9 महीनों तक बीबी जी ने मुझे एक्स्ट्रा छुट्टी दी, परंतु मेरी सैलरी बिल्कुल भी नहीं काटी। जब शीला को 9वां महीना लगा तो बीबी जी ने मुझे महीने भर की छुट्टी दी और बोला, दीनू जब तक बच्चा नहीं हो जाता तुम शीला के साथ ही रहना और बच्चा होने के बाद चाहो तो उसे भी यहाँ लेकर आ सकते हो। अच्छे से उसकी देखभाल करो। मुझे छुट्टी गए 5 दिन हो गए थे। तब एक दिन शीला के पेट में दर्द हुआ तो हम यहाँ डॉक्टर को दिखाने के लिए आए। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा होने में अभी 10 से 15 दिन का टाइम और लगेगा, लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको शीला का विशेष ध्यान रखना है। शीला को बेड रेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि बच्चे के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। फिर क्या हुआ काका? ऊषा ने उत्सुकता से पूछा। बिटिया, उस वक्त मैं बड़ी टेंशन में आ गया था क्योंकि मेरे घर पर तो बेड रेस्ट मिल पाना बड़ी मुश्किल था, क्योंकि हमारे घर तो पशुओं का काम बहुत था, खेत से घास लाना, ऊपर से मेरी माँ भी अक्सर बीमार रहा करती थी तो वो अकेली इतना काम भी नहीं कर पाती। मेरी माँ ने कहा, बेटा रात बेरात अगर कुछ हो गया तो शीला को गांव में कहाँ दिखाएंगे। हम सब बड़े परेशान थे कि अब क्या करें। बेटी, मैं अक्सर शीला को दिखाकर दोपहर में बीवी जी के यहाँ रुक जाया करता था और कई बार दिखाते दिखाते शाम हो जाती तो अगले दिन हम घर जाया करते थे। तो उस दिन जब हम वापस आए हम दोनों ही बड़े परेशान थे। तभी बीवी जी ने पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों हो दीनू। हमने सारी बात बीवी जी को बता दी। बीवी जी बोली, दीनू इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, तुम दोनों यहाँ रहो जब तक बच्चा नहीं हो जाता। यहाँ शीला को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर तुम चाहो तो घर जा कर के कुछ ज़रूरी सामान या शीला के कपड़े वगैरह तुम लाना चाहो तो ला सकते हो। मैंने, माँ और शीला ने यही निर्णय किया कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता हम यहीं रुकेंगे। कुछ दिन गुजर गए आराम से। पार्वती बीबी जी ने शीला का बहुत ध्यान रखा। उन्हें सुबह शाम गरम दूध देती, रोज़ रात को गरम तेल का हलवा बनाकर देती और कहती कि यह खाने से बच्चा आसानी से हो जाएगा। उस समय कबीर बाबू छोटे ही थे, करीब 4 से 5 साल के रहे होंगे। कबीर बाबू शीला को देखकर कहते थे कि मम्मी उनके पेट में क्या हो गया है, उनका पेट इतना फूला हुआ क्यों है। हम सब लोग बहुत हंसते थे और उनसे कहते थे कि शीला ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है इसलिए सब हुआ है, और फिर खाना खाने बैठ गए। कबीर, आंटी जी कम खाना खाओ नहीं तो आपका पेट और ज़्यादा फूल जाएगा, फिर तो उसको पकड़कर ही चलना पड़ेगा। सब लोग हंसने लग गए। ऐसे ही धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। 7 दिन बाद एक दोपहर शीला को लेबर पेन शुरू हुआ। उस वक्त मैं विजय बाबू के साथ बाहर गया हुआ था। पार्वती बीबी जी ने शीला को हॉस्पिटल पहुंचाया और मेरे आने तक उनके साथ रही। लगभग 15 घंटे तक लेबर पेन होने के बाद भी जब बच्चेदानी ने मुंह नहीं खोला तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा एक सोनोग्राफी करवाओ। सोनोग्राफी में पता चला बच्चे की गर्दन में नाल लिपटी हुई थी। तब डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, इसलिए हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। बीबी जी ने डॉक्टर से कहा कि आपको जो करना है जल्दी कीजिए प्लीज़, शीला बहुत परेशान हो चुकी है। डॉक्टर शीला को लेकर ऑपरेशन थिएटर में गए। वहाँ पर करीब 15 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा कि देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं और हम माँ व बच्चे में से
किसी एक को ही बचा पाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बस अपना सिर पकड़कर वहीं पर बैठा हुआ था। तब पार्वती बीवी जी ने मुझे समझाया कि दीनू, शीला को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा तो दोबारा भी हो सकता है। मैंने डॉक्टर से हाथ जोड़कर कहा कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरी बीवी को बचा लीजिए, कोशिश कीजिए कि मेरा बच्चा भी बच जाए। डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैं बहुत खुश हुआ, मेरा बच्चा बच गया। फिर मुझे डॉक्टर की बात याद आई कि हम दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं, और मुझे लगा मेरी शीला अब नहीं रही। मैं वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। डॉक्टर साहब की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं वहीं बैठ गया। पार्वती बीबी जी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब बेटा हुआ है या बेटी? डॉक्टर साहब ने कहा, आपके घर लक्ष्मी आई है। तो पार्वती बीबी जी ने मिठाई लाकर सबको खिलाई। शीला को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। 6-7 दिन वहाँ रहने के बाद डॉक्टर ने शीला को डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद बीबी जी शीला को लेकर अपने घर आ गई और 6-7 दिन तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही चलता रहा। पार्वती बीबी जी ने शीला की देखरेख एक माँ की तरह की। उन्होंने शीला को संभाला, खाने पीने का पूरा ध्यान रखा। सुबह शाम दूध, अजवाइन के लड्डू, गोंद के लड्डू सब बनाया शीला के लिए। उसके बाद अचानक न जाने क्या हुआ कि शीला को ब्लीडिंग शुरू हो गई। शीला ने मुझे बताया कि यह क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। लेकिन उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि जितने पैसे थे वो लगभग ऑपरेशन में ख़त्म हो चुके थे। पार्वती बीबी जी या विजय बाबू से पैसे मांग भी नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने मुझ पर पहले ही बहुत एहसान किए हुए थे। मुझे हर महीने की 3 छुट्टियाँ एक्स्ट्रा देना, इतने दिन तक जब शीला उनके पास रही तो उसका पूरा खर्चा वहन करना, उसके लिए पौष्टिक खाना देना, और डिलीवरी के बाद भी पूरा खर्चा उन्होंने ही तो उठाया था। मैं और शीला बड़ी चिंता में थे। बीबी जी हमारी परेशानी भाप गई। बोली, दीनू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों बहुत परेशान से रहते हो। शीला ने बीवी जी को सारी बात बताई। पार्वती बीवी जी ने कहा, डॉक्टर के पास जाओ, दिखा कर आओ क्या प्रॉब्लम है। शीला बीवी जी की तरफ देख रही थी। बीवी जी हमारी मनोस्थिति समझ चुकी थी और हमारे पास बैठते हुए बोली, देखो दीनू, संसार में शरीर है तो सब है, शरीर के सिवा कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल भी देर मत करो और शीला को लेकर डॉक्टर के पास चले जाओ। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हें देती हूँ, तुम जल्दी से जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर को शीला को दिखाओ। हमने जा कर के डॉक्टर से बात की, डॉक्टर को सब बताया। डॉक्टर ने सोनोग्राफी करवाई और सोनोग्राफी करवाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इनकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। शीला शारीरिक रूप से कमज़ोर थी और काफ़ी दिन तक ब्लीडिंग होने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने कहा कि रिस्क है, पर फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे, आप पैसे जमा करवा दीजिए। और मैंने पैसे जमा करवा दिए। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। जब डॉक्टर ऑपरेशन कर रही थी तब डॉक्टर ने उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था और उसके बाद शीला को कभी होश ही नहीं आया। मैंने सोचा बेहोशी का इंजेक्शन लगा रखा है, 4 से 5 घंटे बाद होश नहीं आया तो डॉक्टर को भी बताया। शीला को वेंटिलेटर पर रखा गया था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 1-2 घंटे और रुको, उसके बाद शीला को होश आ जाएगा। ऐसे करते करते 24 घंटे गुजर गए। वेंटिलेटर पर शीला को 24 घंटे हो गए थे, परंतु अभी तक होश नहीं आया था। मैं बड़ा परेशान था। पीछे से पार्वती बीवी जी ने मेरी बच्ची को संभाला, ऊपर का दूध पिलाकर उसका पेट भरा। 24 घंटे बीत जाने के बाद मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी। इतना सुनते ही मैं तो वहीं ज़मीन पर बैठ गया। तब तक पार्वती बीवी जी हमसे मिलने हॉस्पिटल आ चुकी थी। मुझे ऐसे बैठा देखकर बीवी जी बोली, डॉक्टर साहब क्या हुआ, शीला ठीक तो है ना? डॉक्टर बोले, सॉरी, हम शीला को नहीं बचा पाए। मुझे सुनकर चक्कर आने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं कैसे उस नन्ही सी बच्ची को संभालूंगा, क्योंकि यह मेरी पहली बच्ची थी, तो मुझे कोई अनुभव भी नहीं था। हिम्मत करके बीवी जी ने विजय बाबू को फ़ोन किया और विजय बाबू गाड़ी लेकर आए।
शीला को मेरे साथ मेरे गांव लेकर गए। वहाँ शीला का अंतिम संस्कार करवाया। उसके बाद करीब 6 महीने तक पार्वती बीवी जी ने हमारी बच्ची को अपने पास रखा। दूध पिलाती बिल्कुल एक माँ की तरह मेरी बच्ची को। जब बच्ची 6 महीने की हो गई तो एक बार सर्दी के मौसम में उसे निमोनिया हो गया। वो इतना खतरनाक निमोनिया हो गया कि लड़की की पूरी छाती भरी हुई थी। डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर से दवा दारू की, परंतु कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। बीवी जी रात भर बैठ करके बिटिया की छाती पर गर्म कपड़ा रखती, छाती पर सरसों के गर्म तेल की मालिश करती। मैं बीवी जी का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बच्ची को अपने बच्चे की तरह पाला। जब वह साल भर की हो गई तो मैंने सोचा अब तो बच्ची को अपनी माँ के पास छोड़ देता हूँ, लेकिन बच्ची तो बीवी जी को छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं थी। तभी बीवी जी ने कहा, दीनू क्यों इतना परेशान होते हो? जब तुम घर जाओ अपने माँ बाप से मिलने तो यह भी मिलने चली जाएगी। पार्वती बीवी जी ने मेरी बच्ची को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। मैंने कहा, बीवी जी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में बच्चे का दाखिला करा सकूं। तब बीवी जी ने कहा, दीनू तुम चिंता मत करो, स्वीटी मेरी बेटी है और मैं इसकी माँ। तब मैंने कहा, बीवी जी माँ तो आप ही हैं, इसकी जन्म देने वाली माँ तो 7 दिन में ही चल बसी। बीवी जी जन्म देने वाले से पालने वाला ज़्यादा महान होता है। बीवी जी ने स्वीटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाया और स्कूल ख़त्म होने के बाद स्वीटी को कॉलेज में भर्ती करवाने के लिए हॉस्टल भेजने को कहा, क्योंकि यहाँ का माहौल थोड़ा सही नहीं था। इस वजह से बीवी जी ने एक दिन मुझसे कहा कि अब स्वीटी बड़ी हो गई है, मैं नहीं चाहती कि स्वीटी यहाँ इस माहौल में रहे। मैं चाहती हूँ कि तुम स्वीटी को किसी अच्छे हॉस्टल में डाल दो, तुम पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो। बीवी जी ने स्वीटी को कॉलेज भेज दिया और मेरी बेटी अब ग्रेजुएशन कर रही है। परंतु बिटिया, कहते हैं ना, अच्छे लोगों को भगवान भी ज़्यादा पसंद करते हैं, और इतने अच्छे होने के बावजूद भी बीवी जी को कैंसर हो गया और 6 महीने में ही उस कैंसर की जड़ें इतनी फैल गई कि पार्वती बीवी जी हमारे बीच में नहीं रही। ये बात स्वीटी को पता चली तो वह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि वह भी पार्वती बीवी जी को ही अपनी माँ की तरह प्यार करती थी। पर विजय बाबू ने भी कह दिया कि दीनू स्वीटी की शादी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, जो अच्छे से अच्छा परिवार तुम्हें लगे उस परिवार में स्वीटी की शादी करिएगा। बिटिया, मैं तो अपनी बिटिया स्वीटी की तरफ से बिल्कुल निश्चित हो गया हूँ। मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी स्वीटी बिना माँ की है, पर अब एक बार फिर मेरी स्वीटी बिना माँ की हो गई। ये कहते कहते दीनू काका की आंखों में आंसू बहने लगे। उषा ने दीनू काका को पानी का गिलास पकड़ाया और उन्हें चेयर पर बैठाते हुए कहा, काका आप बिल्कुल चिंता ना करो, माँ को तो हम नहीं ला सकते और ना ही माँ की जगह ले सकते, लेकिन जितना हो सकेगा स्वीटी की माँ की कमी हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। काका, मैं भी उनकी तरह लोगों की मदद कर सकूं, बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, और क्या चाहिए। उषा के दिल और दिमाग में पार्वती जी के लिए सम्मान और भी बढ़ जाता है और वह मन ही मन सोचती है कि मुझे भी पार्वती अम्मा की जगह लेनी होगी। अच्छा दीनू काका, अब मैं ऊपर जाकर थोड़ा काम कर लेती हूँ। हाँ बिटिया, कोई काम हो तो बता देना। उषा, हाँ दीनू काका आप चिंता मत करो। इतना कहकर उषा अपने कमरे में आ जाती है। उषा सोचने लगती है, क्यों ना मैं पीजी में एडमिशन ले लूँ, आगे की पढ़ाई कर लूँ। तभी उसे अचानक याद आया कि अरे, मैंने तो कबीर से कहा था कि वो आज जल्दी घर आ जाए। आज मुझे माँ के घर जाना है। तो फटाफट से तैयार हो जाती है, कबीर कभी भी आता होगा, यह सोचकर उषा फटाफट तैयार होने लगती है। एक सुंदर सी साड़ी पहनती है, डीप नेक ब्लाउज, खुले हुए बाल, वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी कबीर गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए कहता है कि उषा जल्दी नीचे आ जाओ, तुम्हें तुम्हारी माँ के घर जाना है ना, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतना सुनकर उषा लपक कर बाहर आती है, फटाफट से अपना कुछ सामान बैग में डालकर खड़ी हो जाती है और कबीर से कहती है, चलो कबीर, दीनू काका आप अपना भी ख्याल रखना और बाबा का भी ख्याल रखना। दीनू काका, ठीक है बिटिया, तुम चिंता मत करो, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम्हें यहाँ की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम निश्चित होकर अपनी माँ के पास जा सकती हो। उषा कबीर के पीछे गाड़ी पर बैठ जाती है और कबीर के कंधे पर हाथ रख देती है।
कुछ दूरी पर ही उसकी माँ का घर था। थोड़ी देर बाद वह अपनी माँ के घर पहुँच जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। कहानी आपको यहाँ तक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।